स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे द थ्री बॉडी प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स सीरीज़ और बुक के बारे में। तो नेटफ्लिक्स सीरीज़ इस बुक पर आधारित है जो कि ल्यू सीजिन जी ने लिखी है। चाइना से हैं वो, 2008 में उन्होंने पहली बुक लिखी थी। ये 3 बुक्स की एक सीरीज़ है। तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही हटके है, जो आपको आपने अगर दूसरे मूवीज़ देखे हैं एलियंस के बारे में या साई-फाई मूवीज़ देखे हैं तो उसमें इनकी स्टोरी में ऐसा यूनिक क्या है, एलियंस हैं तो मतलब यूनिकनेस क्या है, इस पर बात कर लेंगे। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है, ये वेंची करके एक साइंटिस्ट होती हैं 1960s के चाइना में। वो एक वहाँ की स्पेस एजेंसी में काम करती हैं। तो वो अर्थ से सिग्नल भेजती हैं एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए। बेसिकली उनको एक एलियन का जवाब आता है। एलियन उनसे कहता है कि मैं एक दयालु मतलब एलियन हूँ, आपने जो ये सिग्नल आप भेज रही हैं ये बहुत बड़ी गलती है, इस तरह की गलती मत करिए। मैंने देख लिया है इसलिए आपको माफ़ कर दूँगा, आप इस सिग्नल को भेजना बंद कीजिए। अगर मैंने देखा ठीक है, कोई और देख लेगा, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा करके वो उसको समझाकर वापस भेज देता है। अब ये विंजी जो कैरेक्टर है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि उनके फादर को गवर्नमेंट द्वारा मार दिया जाता है और उनके बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। खुद ये विंजी को चाइना से बाहर निकाल दिया जाता है मंगोलिया की तरफ, और बाद में क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं तो उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो उनको लाया जाता है। तो उनका ये सारा हिस्ट्री होती है। और दुनिया में इतनी पेन और सफरिंग जो है ही लगी हुई है गरीबी के साथ, इकोनॉमिक्स की, ह्यूमन लाइफ की जो भी सफरिंग है उसके तहत, तो वो सोचती हैं कि अच्छा ये यार आ जाए, कोई एलियन आ जाए और राज करना है तो हम पे राजी कर ले। वो इस तरह के एटीट्यूड में वो सिग्नल भेज देती हैं और यहाँ से शुरुआत होती है। उनको सिग्नल ट्राइसोलारेंस करके एलियंस होते हैं, वो सिग्नल को पकड़ते हैं फिर से, जो उन्होंने पहली बार भी उन्हीं को भेजा था, फिर से वो पकड़ते हैं और वो उनका सब कुछ जन्म कुंडली उनकी लेते हैं और उनको बताते हैं कि हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो बहुत दूर है और 3 सन्स का, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एक सूर्य है, तो वो जो सोलर सिस्टम में रहते हैं वहाँ पर 3 सूरज होते हैं, तो उसी का नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। तो उनके 3 सूरज होने की वजह से उनके प्लैनेट में काफ़ी उनको तकलीफ़ें रहती है, तो वो और जगह ढूंढने निकलते हैं कि कहाँ पर वो रह सकते हैं। तो उनको अर्थ का पता मिलता है मैडम जी की वजह से। तो वो मैडम जी को बोलते हैं कि मैडम जी हम आ रहे हैं यहाँ से, बहुत बड़ा अपना वो लेकर निकल रहे हैं और हमें अर्थ को पहुँचने को 400 साल लग जाएंगे। तब तक आपको करना ये है कि आपको और आपके वंशजों को तैयार होना है हमारे स्वागत करने का। तो यहाँ से इस यूनिवर्स की जो ये बुक की 3 बॉडी प्रॉब्लम यूनिवर्स है, यहाँ से इस बुक की इसमें इनकी शुरुआत होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये विंजी जो है फिर वो दुनिया के और पावरफुल रिच लोगों के साथ वो मिल जाती है और किस तरह से फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कि वो एलियंस का साइड लेंगी। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि देखिए आमतौर पर अगर हम कोई भी साई-फाई मूवीज़ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एलियंस आ रहे हैं करके अक्सर कुछ साइंस होते हैं, फिर वो एलियन आ जाता है धरती पर और लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे आपने बहुत सारी फेमस मूवीज़ में देखा होगा, या आपने इसका उल्टा देखा होगा कि अक्सर ह्यूमन्स, फ्यूचर के जो ह्यूमन्स होते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप कर लेते हैं कि वो जाकर लड़ते हैं, एलियंस से लड़ते हैं। बल्कि हम अर्थ के जो लोग हैं बल्कि उनके प्लेनेट पे हम कब्जा कर लेते हैं, जैसे अवतार और इस तरह के दूसरे सीरीज़ में बताया गया है। या फिर उस एलियन से जो भी है कुछ यूनिक कॉन्टैक्ट बनता है या कुछ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, ये मैन इन ब्लैक में जिस तरह से बताया गया। तो ऐसे बहुत आपने साई-फाई देखे होंगे, लेकिन ये मुझे इस साई-फाई की सबने ये यूनिक बात लगी इस स्टोरी की कि ऐसे दुश्मन की आप कल्पना कीजिए जो 400 साल पहले से प्लानिंग शुरू करता है कि वो आएगा और वो पूरी अर्थ को ले लेगा करके। तो ये बहुत ही बड़ा इन्होंने गेम बनाया है, तो इसकी बहुत ही तारीफ़ है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो सर्वाइवर्स करके ये वेजे ग्रुप बनाती हैं। इसमें बहुत बड़े फिर वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को बाद में ऐड करती जाती है और वो फिर वो ग्रुप उनके मरने के बाद भी वो एक्सपैंड होता जाता है। तो डार्क फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये वेजे को एलियंस बताते हैं। तो ये डार्क फॉरेस्ट जो कि पहली बुक का नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरी सीरीज़ का। तो डार्क फॉरेस्ट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो यूनिवर्स है वो एक जंगल की तरह है और आपको हमेशा एज ए प्लैनेट, एज ए स्पीशीज़ ये सोचकर चलना चाहिए कि आप उस जंगल में कीड़े मकोड़े या एक छोटे से जानवर के आप समान हैं। आपको कभी अपनी लोकेशन अनाउंस करनी ही नहीं चाहिए, जहाँ पर आप रहते हैं वहीं बैठे रहना चाहिए। आपको नहीं पता वहाँ पर किस बड़े लेवल के डायनासोर तक के लोग वहाँ पर फिर रहे हैं, किस तरह के एलियन आके आपको मार सकता है, और ये पूरे नॉन यूनिवर्स में या अननोन यूनिवर्स में भी किस तरह की लाइफ बैठी है, कितना उनके हाथ में पावर है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट हमने दूसरे सीरीज़, दूसरे मूवीज़ में भी देखा है, लेकिन जिस लेवल पर ये इसको डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्स को, जैसे अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं, रियल लाइफ में बोल रहा हूँ, जैसे मूवी से थोड़ा हटकर, अर्थ की अभी फ़िलहाल हमारी स्ट्रैटेजी है कि नासा वाले और ये सब लोग, हम लोग हमेशा ब्रॉडकास्ट सिग्नल भेजते हैं कि मतलब आओ भाई कोई तो हमें ढूंढो करके। यही चीज़ आपको मूवीज़ में भी देखने मिलेगी। लेकिन ये जो एलियन है ये इनको यही समझाते हैं कि ये सिग्नल को पहले बंद करो, हमें पता चल गया ठीक है, आगे वालों को मत बताना, हम आ रहे हैं 400 साल में, तुमने ये करना है कि तुमने तैयारी करनी है हमारे आने की, स्वागत करने की, और हमें जो जो चाहिए प्लैनेट पर कब्जा करने के लिए उसकी तैयारी आपको करनी होगी। वो ये वेजे को समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, डार्क फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि गलती से भी बिला वजह अपनी अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बहुत आपको लाइफ में भी अप्लाई होने जैसी चीज़ है, मतलब लोग चिक चिक कर जैसे बता देते हैं मेरे पास ये है वो है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें करके ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मुझे यूनिक लगा। इसमें ये बताया गया है कि काफ़ी एलियन लाइफ होती है इस यूनिवर्स में भी, लेकिन वो छुपी हुई होती है बिकॉज वो सामने नहीं आना चाहते। तो आगे बात करते हैं। तो जब एलियंस का पहला प्लान 1960s में ये सब कुछ हो गया, 2010 में फिर एलियंस क्या करते हैं, वो अपना प्लान शुरू, इतने साल से उनकी प्लानिंग चल रही थी, 40 साल तो हो ही गए हैं, तो 2010 से फिर वो अपना प्लान एक्शन में लाते हैं, जो कि आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये जो मैंने अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, ये भी शायद वो बताते हैं, मैंने सीरीज़ पूरी मैंने देखी नहीं है, सिर्फ उसका प्रोमो देखा है। बुक के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो इसको सीरीज़ के प्रोमो में भी बताया गया है कि वो एलियंस आते हैं और वो फिर क्या होता है। तो
जब शुरुआत होती है तो प्लान की उनकी, तो वो ये करते हैं कि वो एलियंस जो होते हैं अर्थ के जो भी साइंटिस्ट स्पेस में डिफेंस का डेवलप करें, यानी स्पेस से आने वाले एलियन से जो भी आप बचाव की तकनीक कर सकते हैं, आप सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं या जो भी आप कोई सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, वैसे साइंटिस्ट और जो भी क्वांटम फिजिक्स या एडवांस फिजिक्स समझकर वेपनरी या आपके जो भी कुछ एडवांस चीज़ बना सकता है, एलियंस के लेवल की टेक्नोलॉजी बनाने की जो भी इंसान क्षमता रखते हैं, ऐसे साइंटिस्टों को ढूंढ कर मारना वो एलियन शुरू कर देते हैं। मतलब जो ली वेंजे का जो सर्वाइवर ऑर्गेनाइजेशन था, उनको एलियन से ऑर्डर आते हैं कि फला साइंटिस्ट को जाओ और मार दो करके, वो इस सीरीज़ में बताया गया है। तो उस सीरीज़ में शुरुआत में सस्पेंस की तौर पर शुरू होता है कि ऐसे लोग मर क्यों रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन से फिर ये सारी मिस्ट्री अनकवर होती है। तो बहुत बड़ी बुक है, मतलब ये थोड़ा सा मैंने स्पॉइलर दिया है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अब आ जाते हैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेंगे, द वॉल फेसर्स करके ये कॉन्सेप्ट है। तो अब एलियंस जो होते हैं उनका नेटवर्क बहुत फैल जाता है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो आप अगर कहीं पे कुछ लिख पढ़ रहे हैं या फिर आप अगर कोई आप किसी से बात कर रहे हैं, मतलब मुंह से बोल रहे हैं कि ऐसा आपके प्लान्स हैं कुछ है, आप जब भी दूसरे कोई भी व्यक्ति के सामने आप कुछ रखेंगे तो एलियन के पास इतनी टेक्नोलॉजी होती है ट्राइसोलार एलियंस के पास कि उनको पता चल जाता है अगर आप उनके लिए कोई खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास काफ़ी प्रेडिक्शंस के लिए डेटा एनालिसिस की भी बहुत टेक्नोलॉजी होती है। सारी अर्थ का डेटा वो हमेशा अर्थ के हर बड़े कंप्यूटर से, हर डिवाइस से वो इकट्ठा करते हैं इस सीरीज़ में। तो बहुत ही खतरनाक लेवल के एलियन बताए गए हैं। अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, मूवीज़ में एलियंस आते हैं, लेकिन हमारे जो सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में, इंसानों के कंट्रोल में होते हैं और हम उन सिस्टम्स का जो कुछ इस्तेमाल करके, तालमेल करके हम उन्हें हराने की कोशिश करते हैं और हरा भी पाते हैं। जैसे आपने कई मूवीज़ में, कई सीरीज़ में आज तक आपने देखा होगा। लेकिन ये भी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इतने पावरफुल विलन लेकर आए हैं ये सीरीज़ कि आप समझ सकते हैं कि आप जैसे अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, तो हम जो बात कर रहे हैं वो भी वो एलियन पकड़ सकता है, इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस वाले 4 लोगों को फुल Z क्लास सिक्योरिटी देकर अपॉइंट करते हैं, जिनका नाम होता है वॉल फेसर्स करके। जी हाँ, तो ये वॉल फेसर्स का एक ग्रुप होता है, 4 लोगों का बड़ा थिंक टैंक बनाया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम चारों अपनी अपनी दिशा में जाओ और इन एलियंस को हराने का तरीका ढूंढ के निकालो। तुमको अनलिमिटेड बजट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वर्ल्ड के सारे देशों की तरफ से इसमें कॉर्पोरेशन है। आपको जिस कंपनी का जहाँ पर जो सपोर्ट चाहिए, यूनाइटेड नेशंस से ऑर्डर निकलेगा कि आपको उस चीज़ का सपोर्ट दिया जाए। आपको बस ये करना है कि आपकी जो भी थिंकिंग है, आपको राज रखना है, किसी के सामने नहीं बोलना है कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि फिर वो एलियन पिक कर लेगा उसको। तो आप इमेजिन कीजिए कितनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। एक आप पूरी की पूरी अपने से एक एडवांस एलियन की जो रेस है उसको पूरा हराने का प्लान आपको अपने दिमाग में ही रखना है, और उसके जो भी पार्ट्स ऑफ द प्लान है आप वही बता पाएंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा प्लान लोगों के सामने बता दिया वो एलियन को भी पता चल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी थोड़ा सा हम स्पॉइलर टेरिटरी में जाएंगे। अभी यहाँ तक तो मैंने जो भी बताया आपको ये सीरीज़ के प्रोमो में भी दिख जाएगा, फर्स्ट सीज़न में भी आप देखेंगे तो पता चल जाएगी। आगे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर सीज़न 1 देख के आ सकते हैं, या फिर आप खुद पूरी बुक्स पढ़ कर आ सकते हैं। तो अभी हम स्पॉइलर देंगे 3, 2, 1 में स्पॉइलर। आइए स्पॉइलर शुरू करते हैं। तो वॉल फेसर्स के भी मुझे कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक लगे, जैसे मैंने बताया। तो 4 वॉल फेसर्स कौन कौन होते हैं? पहले US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फ्रेडरिक टाइलर करके होते हैं। उनको अपॉइंट किया जाता है कि आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं। ये सबसे पहले वॉल फेसर हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं? इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम जब वो लोग 400 साल बाद आएंगे तो हमें ये करना है कि अर्थ के जो भी कन्वेंशनल वेपन्स है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, आपके कन्वेंशनल मिसाइल टैंक्स वगैरह हो गए, तो हमें ये सब ऐसा कुछ प्रबंध करना है कि हम इन चीज़ों को हम स्पेस के पास लेके जा सकें और अर्थ के आसपास हम सैटेलाइट्स बनाएं। मतलब डिफेंस, जैसे अब अभी हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ पर फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सुनीता विलियम्स जी अभी फिलहाल अटकी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं वो वापस आ पाएँ। तो वहाँ पर जो है, तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े स्टेशन बनाए जाए। बेसिकली एक बेसिक डिफेंस का जो प्लान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि हम उनको बेसिकली कन्वेंशनल वॉरफेयर, मतलब उसमें जैसे एलियंस के पास तो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ देख सकते हैं, आकर वो देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। बट इनका प्लान होता है उनको देखते रहना, तो वो कितना भी कुछ भी करें, हम अपने बड़े से बड़े हथियार हम बनाते जाएंगे, डायरेक्टली हम उनको फोड़ देंगे करके इनका प्लान होता है। तो एक्चुअल में ये इस तरह से कई साल ये इस तरह का स्टेज एक अपना बनाते हैं कि ऐसा लगता है, जो भी अभी मैंने सुना है आपको, ये इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब से, जब वो ट्राइसोलार एलियंस आएंगे तो उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब होता ये है कि धीरे धीरे इनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं होगा, तो इनका एक्चुअल प्लान ये होता है कि अर्थ के ही सारे डिफेंस सिस्टम को हम तबाह कर देंगे और पहली फुर्सत में मैं जाऊँगा और एलियन से ही हाथ मिला लूँगा। जी हाँ, ये गिव अप कर देते हैं और इनका प्लान होता है कि एलियन से ही हाथ मिला लेंगे और भाई जिस तरह से सर्वाइवर की ऑर्गेनाइजेशन है हम भी उसको ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था, ल्यू विजे के जो भी वंशज है या उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स है वो ऑलरेडी एलियंस की मदद कर रहे हैं। तो इनका प्लान ये होता है कि उन्हीं से हाथ मिला लेंगे करके। तो उनका प्लान फिर लोगों के सामने आ जाता है, ओरिजिनल प्लान के वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो उसकी शर्म से फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, तो मुझे बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा कि देखिए अक्सर हम मूवीज़ में, शोज़ में हम देखते हैं कोई इन्वेजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अच्छे बुरे कैरेक्टर्स बताए जाते हैं। अर्थ पे भी बताया जाता है, कुछ लोग लड़ने के लिए बैठते हैं या कुछ लोग कहते हैं हमें एलियन से समझौता करना चाहिए। तो मुझे यूनिक लगी इनकी स्ट्रैटेजीज जो इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रैटेजी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वॉल फेसर कौन है? तो नेक्स्ट वॉल फेसर है मैनुअल रे डियाज करके। तो ये वेनेजुएला के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं। तो अब इनका बेसिकली प्लान ये होता है कि जब एलियन यहाँ पर आएंगे
तो ये उनको धमकी देंगे कि हमारे पास जितने हाइड्रोजन बॉम्ब हैं हम उसको लॉन्च कर देंगे। ऐसा एक प्रणाली, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम मर्क्यूरी की ऑर्बिट, मर्क्यूरी जो प्लैनेट होता है उसकी ऑर्बिट को हम हिला के रख देंगे और पूरे सोलर सिस्टम का बैलेंस ख़राब कर देंगे। तुम लोग आ रहे हो मतलब वहाँ अपना प्लैनेट छोड़कर यहाँ रहने, हम ऐसा करेंगे कि हम अपना घर तो क्या, हम अपना आस पड़ोसी जला देंगे। ये इनका प्लान होता है बेसिकली, कि हम ऐसी तबाही करेंगे कि तुम आ ही नहीं पाओगे यहाँ। अब बदकिस्मती से ये इनका प्लान तो होता है, लेकिन फिर इनका प्लान लोगों को पता चल जाता है। तब ये यूनाइटेड नेशंस को धमकी देना शुरू कर देते हैं कि मुझे न्यूक्लियर हथियार दो और मुझे अपने देश वापस जाना है करके ये चले जाते हैं। लेकिन फिर होता यह है इत्तेफाक से कि इनकी जो भी सारे इनके सपोर्टर्स इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और इनको फिर पत्थरों से मारकर इन्हीं के देश की जनता इनको सूली पे चढ़ा देती है। जी हाँ, तो 2 स्ट्रैटेजीज अब तक फेल हो चुके हैं जो हम सुना रहे हैं। तो तीसरी पर आ जाते हैं। बिल हाइंस करके यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं और वो पेशे से एक्चुअल पहले वो एक न्यूरो सर्जन होते हैं, एक ज़माने में न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं। अब ये एक प्लान बनाते हैं कि हम एक्चुअल में हम फिज़िक्स का सहारा लेंगे। जिस तरह से एलियंस के पास सर्वेलेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमें उस सर्वेलेंस का तोड़ बनाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा कि हम उनको रास्ते में जाकर हम उनको मार के आ सकें। मतलब वो अगर रास्ते में आ रहे हैं 400 साल पे, उनको 400 साल लगेंगे, जिसमें से ऑलरेडी 40 साल तो बीत चुके हैं। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं था 2010 तक के वो आ रहे हैं। तो इनका प्लान ये होता है हम बेसिकली उन्हीं को जाकर मार सकें। इस तरह की हमको फिजिक्स और क्वांटम साइंस में हमको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और ह्यूमन इंटेलिजेंस बूस्ट करने के लिए पहले तो हमें न्यूरोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद एक न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं। तो बोलते हैं कि हम ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिससे इंसान का दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा और आम लोग भी साइंटिस्ट की तरह समझ पाएंगे चीज़ें। इस तरह का वो प्लान ज़ाहिर करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उनका एक्चुअल प्लान ये होता है कि वो इंसानों, ये जो केमिकल वो पब्लिक में रिलीज़ कर रहे हैं कि लोगों का दिमाग तेज़ हो जाए खाने के थ्रू और हवा पानी के थ्रू, वो रिलीज़ करते हैं केमिकल। उनका एक्चुअल प्लान ये होता है कि लोगों के मन में ऐसा डर डाला जाए एलियंस का कि वो भाग जाए। जी, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन फिर इनका प्लान दरअसल ये होता है कि ये सब बेकारी का जमरटा लगाया हुआ है। हम क्या टेक्नोलॉजी में इनसे जीतेंगे, हम नहीं जीत सकते। खामोशी से भला ये है कि सारी ह्यूमन रेस को मोटिवेट किया जाए, जो भी होशियार हैं उन सबको मोटिवेट किया जाए कि भाई ये सब बकवासें छोड़ो और जितना जल्दी हो सके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ कि यहाँ से भागने का कुछ इंतजाम करो भैया, कट लो करके। इनकी पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ये भी अपनी स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। और कई लोगों को ये कन्विंस भी कर लेते हैं कि भाई, इनडायरेक्टली कन्विंस कर लेते हैं कि यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई साइंटिस्ट इनके साथ मिल जाते हैं और वो अर्थ छोड़ने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी बनने लग जाती है कि हम यहाँ से भागकर कहीं और जाकर रह सकें, या सोलर सिस्टम में ही स्पेस स्टेशन या ऐसे कुछ प्रणाली बना सकें कि हम यहाँ से निकल लें। तो वो आगे क्या होता है उनका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पॉइलर मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं, लेकिन आप और आगे देखिए कि क्या उनकी बात सही है, क्या भाग जाना ही एक सोल्यूशन है। अगर आपका पाला इतने बड़े दुश्मन से पड़ रहा हो तो हो सकता है, देखिए हम मूवीज़ में अक्सर देखते हैं कुछ ना कुछ करके अर्थ को बचा लिया जाता है। हर बार आप हर मूवी में, हर सीरीज़ में देखेंगे। लेकिन मुझे बहुत यूनिक सोल्यूशन लगा ये कि एक मुख्य किरदार ये कह रहा है कि अर्थ को छोड़ के भाग जाना चाहिए करके, बल्कि अर्थवासियों को ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक सजेशन ऐसा भी है। इलॉन मस्क ने काफ़ी बार बोला है हमें मार्स को जाना पड़ेगा, हम मार्स को टेराफॉर्म कर देंगे। तो ये भी एक किसी प्रकार का सोल्यूशन है रियल लाइफ से, ये एक बुक में ऐसा सोल्यूशन है। तो क्या वो करते हैं, क्या फिर उनका सोल्यूशन कामयाब होता है, उसके लिए आप देखिए सीरीज़, देखिए बुक पढ़िए। तो लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट वॉलफेसर कौन है। तो जो लास्ट वॉलफेसर हैं उनका नाम होता है लुओ जी। तो लुओ जी जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी के एक प्रोफेसर होते हैं। तो शुरू में जब उनको चुना जाता है, जैसे आपने अभी तक जो भी 3 कैंडिडेट देखे, पहले कैंडिडेट जो थे वो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, दूसरे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तीसरे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। अब ये एक मामूली इंसान है, इनको क्यों चुना जाता है इनको समझ नहीं आती। लेकिन ये कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। तो अब ये सोचना शुरू करते हैं। फिर ये स्पेस एजेंसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करिए, जो भी हमारे करीब या थोड़ा दूर से एक स्टार है, जैसे हमारा सन एक स्टार है, तो दूसरे स्टार से ऐसे सिग्नल भेजिए कि वहाँ पर इंटेलिजेंट लाइफ हम रहते हैं, हम एलियंस से मिलना चाहते हैं करके। तो वो एक सैटेलाइट के थ्रू या कोई प्रणाली के थ्रू ऐसे करते हैं कि वहाँ से सिग्नल भेजा जाता है। जैसे अर्थ से सीरीज़ के स्टार्टिंग में लीवेज ने सिग्नल भेजा था कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं और हमें आकर आप मिल सकते हैं। तो वैसे वो लोग, वहाँ कोई रहता नहीं है, बट वहाँ से फिर लुओ जी के जो भी साइंटिस्ट हैं वो वहाँ से उस सन की तरफ से, उस स्टार की तरफ से मैसेजेस भेजते हैं। उसके बाद तब तक अर्थ में एक हाइबरनेशन, यानी आपने मूवीज़ में देखा होगा स्लीपिंग पॉड्स होते हैं, जैसे लोग सालों तक सो जाते हैं। तो लुओ जी अपने साइंटिस्ट और अपनी टीम से कहते हैं कि मैं इस तरह के पॉड में सोने जा रहा हूँ और मुझे तभी उठाया जाए, अगर या तो दुनिया तबाह हो जाएगी, वो हार जाएंगे, तो या तो तभी उठाया जाए कि जब उस सिग्नल का कोई जवाब आए, या वहाँ जहाँ से उन्होंने सिग्नल भेजा है उस स्टार के पास कोई हलचल हो या वहाँ कोई एलियन आ जाए, तभी उनको उठाया जाए। तो ठीक है करके फिर वो सो जाते हैं और वो एक अपने सपनों की वो दुनिया में चले जाते हैं। तो इस तरह से 3 स्ट्रैटेजीज जैसे आपने देखी फेल हो चुकी हैं। तीसरी का मैं नहीं बोलूँगा वो फेल हुई या नहीं, लेकिन 2 तो पक्का फेल हो चुकी हैं स्ट्रैटेजीज। तीसरी है, आगे देखते हैं क्या वो उनकी बात सही थी कि क्या भागना चाहिए अर्थ से, आगे देखेंगे। तो चौथी की हम बात कर रहे हैं सिग्नल भेजने की स्ट्रैटेजी। अब ऐसे ही 200 साल बीत जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी शुरू हुई थी 1962 में और अब 200 साल बीत चुके हैं, यानी कि 2100 समथिंग 62 कुछ ईयर चल रहा है, या 2170 कुछ साल चल रहा होता है।
उनको नींद में से उठाया जाता है। जी हाँ, हाइबरनेशन में 200 साल तक रहते हैं लुओ जी। तो ये भी मुझे यूनिक कॉन्सेप्ट लगा कि एलियंस से लड़ने वाला एक ह्यूमन बीइंग इतने साल के लिए गायब हो जाता है। तो उनको हाइबरनेशन में से उठाया जाता है, उनको बोला जाता है कि अभी हम जितना हो सके एलियंस से दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी बना नहीं पाया। जब वो पहली 2 स्ट्रैटेजीज फेल हो गई, तो वैसे ही अर्थ का डिफेंस सिस्टम हिला हुआ है। एलियंस से लड़ना, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, इकोनॉमिक्स जो भी थी, वही काफ़ी हिल चुकी है। बहुत मुश्किल से उसको रिवाइव किया जाता है, 200 साल लग जाते हैं। तो उनको ये सब समझाया जाता है कि देखिए ये सारे प्लान तो फेल हो गए, और जो भी आपका भी जो प्लान है शायद वो भी पता नहीं क्या होगा। वहाँ पर उनको बताया जाता है कि हमें सिग्नल मिला है कि वहाँ पर उस सोलर सिस्टम में जिस प्लैनेट से आपने सिग्नल भेजा था, उस प्लैनेट को एलियंस आए, कोई और एलियंस आए, ट्राइसोलरेंस नहीं, दूसरे एलियंस आए और उन्होंने उस प्लैनेट को तबाह कर दिया करके ये सिग्नल उनको पता चलता है, उनको बताया जाता है। अब यहाँ पर इस स्टोरी में इतनी देर से मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक वन ऑफ द अल्टीमेट इक्का निकालते हैं लुओ जी। तो ये डायरेक्टली ट्राइसोलरेंस को कम्युनिकेट फिर से करते हैं और उनको बताते हैं, जिस तरह से हमने डार्क फॉरेस्ट के सिद्धांत की बात की थी, वही सिद्धांत वो उनको पलटा के सिखाते हैं। और वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग आओगे, अगर ट्राइसोलरन अर्थ पे आने की कोशिश करेंगे, तो मैं ना सिर्फ अर्थ का बल्कि मैं ट्राइसोलरन प्लैनेट का लोकेशन मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगा। जैसे कि डार्क फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी सुना, फिर बाद में कोई भी आएगा, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले मरेंगे, ये वाला दाव ये खेलते हैं। और इसकी वजह से फिर जो इन्वेजन है, वो लोग अपने रास्ते में वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ पर उतर आते हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ा एक यूनिक दाव लगा। देखिए अक्सर हम जब मूवीज़ देखते हैं तो एलियंस को हम हरा देते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, या उनकी सर्च पार्टी कुछ आती है, या छोटी सी वो आर्मी भेज देता है, उनको हरा कर वापस भेज देते हैं, फिर वो नहीं आते हैं। लेकिन इसमें यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ बात और हथियार के थ्रू और दूसरे एलियंस का डर इस्तेमाल कर, जिन एलियंस को हम जानते भी नहीं हैं। हम देखिए इस यूनिवर्स में इंसान जो है वो सिर्फ ट्राइसोलरेंस को जानते हैं, उनको ट्राइसोलरेंस से ही मालूम होता है कि दूसरे एलियन भी होते हैं, लेकिन हम अर्थ वाले किसी एलियन को जानते नहीं। लेकिन अब लुओ जी का यही सब में बड़ा इक्का होता है। वो कहते हैं कि अगर हम नहीं जानते तो हम, वो तो आके हमें मारेंगे, लेकिन हम तुम्हारा भी पता उनको दे देंगे, फिर वो तुम्हारी भी धुलाई कर देंगे, फिर वो बोलना नहीं करके। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। तो अब क्या ये इस सीरीज़ का अंत है? क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? क्या एलियंस को कोई तरीका मिलेगा कि लुओ जी को रास्ते से हटा सकें, या अर्थ वालों को रोक सकें कि वो सिग्नल ना ब्रॉडकास्ट कर पाएँ, या कुछ और तरीका निकलेगा? या क्या बिल हाइंस साहब की स्ट्रैटेजी सही थी कि लोगों को अर्थ से भागना चाहिए, वो कुछ ना कुछ एलियंस तो हमें हरा ही देंगे किसी भी तरह से? तो ये पूरी चीज़ समझने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, या आप इसकी समरी देख सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आराम से वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट उम्मीद करता हूँ आप साथ रहे तो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये बहुत ही हटके कॉन्सेप्ट है। कई साईफाई, कई मूवीज़ वगैरह मैंने देखे हैं, लेकिन फिर से एक और बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए कौन से साईफाई में आपने देखा है कि एलियन 400 साल पहले अनाउंसमेंट करके आता है कि मैं तुम्हारी बजाने आ रहा हूँ? और ये भी कि इतनी एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी एलियन के पास होती है, लोग बात भी करें तो वो पकड़ लेगा कि प्लानिंग क्या कर रहे हैं करके। ये और ऐसा कॉन्सेप्ट के 4 लोगों को अनलिमिटेड बजट दे देना। देखिए अक्सर तो हम बताते हैं दुनिया में कोई एक या 2 साइंटिस्ट को लाते हैं, या कोई एक साइंटिस्ट को लाया जाता है और उनको बोला जाता है कि हम बजट देंगे, जो भी देंगे आपको तैयारी करनी है और आप ही सब कुछ हैं। लेकिन नहीं, इसमें यूनाइटेड नेशन मिलकर फैसला करती है कि 4 लोगों को ये दिया जाएगा जिम्मेदारी कि वो एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और इतना यूनिक चैलेंज है कि वो किसी के सामने बोल नहीं सकते उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, सिर्फ वो अपने पार्ट्स ऑफ प्लान ही बता सकते हैं। तो सोचने में ही बहुत ही चैलेंजिंग काम है। आप ही खुद सोच के देखिए, अगर देखिए एलियंस तो दूर की बात है, आपको ही अगर कोई काम दिया जाए और आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए और आपको बोला जाए प्रोजेक्ट क्या है आप ये नहीं बता सकते किसी को, बस टास्क ये है आपको किसी भी तरह से अकम्प्लिश करना है, और आप पूरा प्लान अपना लोगों के सामने डिस्कस भी ना कर पाएँ, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है छोटे से काम के लिए भी। लेकिन इतनी बड़े टास्क इनको दिए जाते हैं। तो और स्ट्रैटेजीज देखिए, हर आप देख सकते हैं हर कैरेक्टर किस तरह से एक अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी लेकर आता है। अच्छी हो बुरी हो, उसके क्या इम्पैक्ट है, वो एक आपके ऊपर है, आप समझने पर है। एज ए व्यूअर, एज ए थिंकर आप सोच सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी, चारों की स्ट्रैटेजीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगी। पहली स्ट्रैटेजी तो उनकी बहुत सिंपल थी कि जैसे वो आएंगे तो हम डायरेक्टली, जैसे लड़ाई होती है तो वैसे ही उनसे लड़ेंगे करके, तो बस वेपनरी एडवांस करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो ठीक है। अब आप देखेंगे दूसरी बाकी की जो भी स्ट्रैटेजीज थी उसमें उन्होंने ये फैक्टर रखा कि हम वेपन्स के थ्रू तो हरा नहीं पाएंगे करके। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सीरीज़ मुझे लगी। इसकी पूरी बुक तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा है और समरीज़ देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई, और देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।